स्टूडेंट्स, आज हम नया पाठ शुरू करने वाले हैं, धातु अधातु। इसके पहले जो पाठ छठा था, द्रव्य की संरचना, ये पाठ हमारा ख़त्म हो चुका है। अभी हम धातु अधातु इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसे आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जैसे कि विश्व की सभी वस्तुएं या पदार्थ तत्व यौगिक या मिश्रण से बने हुए होते। मतलब विश्व में जितनी भी सारी, विश्व मान लीजिए कि हमारा जो घर है, तो घर में हमारे जितने भी सारी वस्तुएं बनी है ना, वो किसी न किसी तत्व, किसी न किसी यौगिक और किसी न किसी मिश्रण से बने हुए होते हैं। और वैज्ञानिकों ने तत्वों का देखिए सामान्य रूप से धातु, अधातु और उपधातु इस प्रकार से उसका वर्गीकरण किया है। मतलब हमारे घर में जो भी वस्तु है ना, उसको धातु, कोई धातु की वस्तुएं है, कोई अधातु की वस्तुएं है, तो कोई धातु दृश्य की वस्तुएं है। मतलब सबको अलग अलग क्या किया गया है, बांट दिया गया है। ठीक है, तो उसके प्रकारों के बारे में, यानी धातु, अधातु और उपधातु, ये क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले धातु। अभी देखिए धातु क्या है। देखिए, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लेटिनियम, ये कुछ देखिए धातु है। ठीक है, अभी देखो, अगर सोना, चांदी, लोहा, तांबा नहीं होता, अगर यहाँ पे सीधा लिखा होता एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और प्लेटिनियम, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते, बराबर कि नहीं? क्योंकि ये नाम इससे पहले कभी आपने सुने नहीं हैं, मतलब आपने नहीं सुने हैं, बराबर ना। लेकिन सोना, चांदी, लोहा, तांबा तो ये आप सुन चुके हैं। ये सोना, लोहा, चांदी आपके तो घर में होता है। सोने के गहने, चांदी के गहने पड़ते हैं, मतलब हम जो महिलाएं होती है पहनते हैं, जो जेंट्स होता है अंगूठी वगैरह, रिंग वगैरह, ये तो पहनते ही है, ये तो आपको पता है। लोहे की वस्तु, तांबे की वस्तु होती है। तो ये जो सोना, चांदी, लोहा, तांबा है ना, इसी को हम धातु कहेंगे। धातु मतलब कुछ ऐसा नया वाला शब्द नहीं है। ठीक है, तो जो सोना, चांदी, लोहा, तांबा वैसे है ना, वैसे हमारा मतलब क्या है, धातु है, बस सिंपल। लेकिन एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लेटिनियम, तो ये सुनने के लिए थोड़े से हमारे ये नए शब्द है, लेकिन ये भी हमारे दैनंदिन जीवन में उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, जो भले ही नाम अलग है, लेकिन ये जैसे सोना, चांदी, तांबा है ना, बस उन्हीं के प्रकार के हैं, यानी वो धातु है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मेटल्स। देखिए, धातु में चमक होती है, आपको तो पता ही है। सोना, चांदी कैसे चमकते हैं, वे कठोर भी होते हैं, और वो देखिए कठोर भी होते हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, वो भी कठोर होता है। उसके देखिए तार से या पतली चतरे बना सकते हैं। मतलब ये जो सोना, चांदी, ये जो धातु है ना, धातु से हम तार बना सकते हैं या पतली चादर भी हम बना सकते हैं। धातु में से देखिए ऊष्मा और विद्युत का मतलब वहन हो सकता है, सुचालक यानी कि वहन हो सकता है। जैसे कि देखिए हमारे घर में जो बर्तन होते हैं वो सब धातु के होते हैं ना। अभी लोहे का बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, किसी और तत्व का इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि खाना पकाना है तो ऊष्मा वहाँ पे जानी चाहिए ना उस बर्तन में से। तो इसलिए जब वो बर्तन रहते हैं ना हमारे, वो सब धातु के ही रहेंगे, धातु से बने हुए रहेंगे, क्योंकि उसमें से ऊष्मा जा सकती है। अगर ऊष्मा नहीं जाएगी तो फिर खाना पकेगा नहीं, बराबर ना। धातु ये देखिए उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित आयन, धनायन अर्थात केटायन का निर्माण करती है। यानी कि धातु क्या करती है पता है, अपने अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो किसी और को दे देते हैं। देने के बाद में मतलब खुद एक धनावेशित बन जाते हैं। तो धनावेशित बन जाना मतलब क्या हो जाते हैं कि अपना जगह वो मजबूत कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने देखिए धातु में चमक होती है, कठोर होता है, तार या पतली चादर बना सकते हैं, धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, बराबर। तो ये उनके भौतिक गुणधर्म हैं। ठीक है, तो ये इनके भौतिक गुणधर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला देखिए भौतिक गुणधर्म में पहले होती है उनकी अवस्था। अवस्था मतलब वो कौन सी अवस्था में हो सकते हैं, मतलब गैस की अवस्था में है, ठोस की अवस्था में है, या द्रव की अवस्था में। देखिए सामान्य तापमान पर देखिए धातु जितनी भी सारी होती है ना, वो ठोस अवस्था में ही होती है। किंतु पारा तथा गैलियम जैसे कुछ धातुएं अपवाद है, वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। देखिए पारा और गैलियम आपने देखा होगा, गैलियम तो नहीं देखा होगा, लेकिन पारा जो छोटे बच्चों को देखिए पिलाया जाता है, पारा, लस, कपूर वगैरह होता है। या तो पारा देखिए आप दवाखाने में गए हो तो जूने देखिए जो थर्मामीटर होता है, यानी कि जो हमारा बुखार आने पर चेक किया जाता है ना, तो उसमें देखिए वो पारा इस्तेमाल किया जाता है, वाइट कलर का, जो हमारे शरीर का तापमान बताता है ना, उसे हम पारा कहेंगे। आगे बाद में देखिए चमक यानी कि चकाकी।
तुम्हारे घर के देखिए तांबे के बर्तन लो और उसे नींबू से घिसो और पानी से धो दीजिए। धोने के पहले तथा धोने के बाद चमक का आप लोगों को अवलोकन करना है। देखिए जो तांबे का बर्तन होता है घर में, देखिए हम जैसे जो नींबू इमली से लगा के मतलब उसको जब हम साफ़ करते हैं तो देखिए कितनी चमक आ जाती है उसमें। अगर धोने से पहले और धोने के बाद में अगर हम देखते हैं ना तो कितना अच्छा दिखाई देता है एकदम। मतलब धातु में क्या है, एक प्रकार की चमक होती है। धातु के घिसे हुए या धातु के ताज़े काटे हुए पृष्ठभाग से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। घर में जितने भी सारे हमारे बर्तन हैं एल्यूमिनियम्स के होते हैं, तांबा है, चांदी है, सोना, तो इसमें से क्या होता है पता है, प्रकाश का परावर्तन हो सकता है और वह धातु चमकदार आपको दिखाई देती है। तो ये उसका दूसरा मतलब गुणधर्म हो गया चमक। तीसरा गुणधर्म देखिए कठोरता। सामान्यतः देखिए धातुएं कठोर होती है, वे नरम नहीं होती है। जितनी भी सारे धातु देखिए एकदम कठोर होती है, नरम बिल्कुल नहीं होती। लोहा को आपने देखा है कभी नरम होता है क्या? सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, ये बिल्कुल कभी भी नरम नहीं होते हैं, मतलब वो कठोर होते हैं। अपवाद में देखिए अगर सोडियम और पोटेशियम अगर हम देखेंगे तो वो नरम होते, उन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अपवाद में देखिए सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो धातु है ना, वो नरम होते हैं। मतलब एक आध में कुछ होता है, 100 में से एक आध तो मतलब थोड़ा सा अलग होता ही है। तो उनमें से ऐसे एक सोडियम और कौन है, पोटेशियम है। मतलब जैसे एकदम नरम होता है पनीर के जैसा, जिसको हम आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा गुणधर्म हो गया उसका कठोरता। ठीक है, चलिए फिर चौथा देखिए गुणधर्म है तन्यता। कि देखिए क्या तुम स्वर्णकार की दुकान में गए हो, आप कभी गए हो अपने मम्मी पापा के साथ में गहने खरीदने के लिए, तो देखिए स्वर्णकार को सोने या चांदी का तार बनाते हुए भी आपने कभी देखा होगा। देखिए छिद्र में से धातु खींचने पर उसकी तार बनती है और इसी गुणधर्म को हम क्या कहेंगे, धातु की तन्यता कहते हैं। यानी कि देखिए तन्यता मतलब सोना चांदी वगैरह होता है ना, उसके मतलब तार निकाल के क्या किया जा सकता है पता है, मतलब उसकी तार हम निकाल सकते हैं, उससे तार हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तन्यता मतलब वो फैल सकता है, स्टिचेबल जिसको कहा जाता है ना। आघात वर्धता, ये होता क्या है, देखिए एक कील लो और उसे चबूतरे पर रखकर हथौड़ी से ठोकते रहो। कुछ समय के पश्चात तुम्हें पतली चादर तैयार होते हुए दिखाई देगी। इस गुणधर्म को देखिए धातु की आघात वर्धता कहते हैं। मतलब किसी देखिए लोहा है, तांबा है, पित्तल, मतलब जो भी उसको धातु के ऊपर जब हम मारते हैं ना तो वो चपटा होता हुआ आपको दिखाई देगा। यानी कि वो क्या है, उसका आघात वर्धनीयता है। छठा देखिए उष्मा का संचलन। तांबे की एक पट्टी ले, उसके ऊपर सिरे का मोम लीजिए और दूसरे को सिरे में गर्म करके उसका अवलोकन करके शिक्षकों के साथ चर्चा कीजिए। धातु उष्मा के सुचालक होती है, यानी चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम ये उष्मा के उत्तम चालक है। यानी कि देखिए घर में हमारे जितने भी सारे बर्तन होते हैं बराबर ना, जैसे कि तांबा है, चांदी है, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, तो ये लेते हैं देखिए क्या हो जाता है, उसमें से उष्मा का वहन हो सकता है। जब उसमें से उष्मा का वहन होगा तो खाना हमारा आसानी से पक सकता है। यानी कि उसमें उष्मा का संचलन होता है। संचलन का मतलब होता है उष्मा का वहन होता है। सातवां देखिए विद्युत का संचलन। अब देखिए विद्युत के तार बनाने के लिए कौन कौन से धातु का उपयोग किया जाता है। धातु विद्युत की सुचालक होती है। सीसा एक अपवाद है, ऐसी एकमात्र धातु है जो उष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं होती है। देखिए सीसा एक ऐसा धातु है ना, उसमें से विद्युत नहीं जा सकती। आपके घर में देखिए लाइट चल रही है, फैन चलता है, तो हर देखिए हर सबके साथ में वायर जुड़ा होता है बराबर ना। तो उस वायर में देखिए क्या होता है पता है, तांबे का तार होता है। कौन सा तार होता है, तांबे का। 99% तारों में तांबे का तार होता है। लेकिन जो बड़े बड़े बाहर पोल होते हैं ना, खंबे, लाइट के खंबे, उसमें एल्यूमिनियम का तार होता है। यानी एल्यूमिनियम तांबा से क्या हो सकता है कि विद्युत जा सकती है। और ध्यान रखना है आपके घर में जितने भी तार होते हैं वो तार किसके बने हुए होते हैं, तांबे के बने होते हैं। और तांबे क्योंकि वो अच्छा सुचालक है, उसमें से लाइट अच्छे से जा सकती है। लाइट जा सकती है मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन अच्छे से बह सकते हैं। इसकी वजह से हर जगह पे ज़्यादातर तांबे का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उसका हो गया विद्युत का संचलन। आठवां देखिए घनत्व। देखिए धातु का घनत्व अधिक होता है। अपवाद सोडियम, पोटेशियम और लिथियम का घनत्व पानी के घनत्व की अपेक्षा कम होता है। ये घनत्व मीन्स क्या होता है कि उसका वजन, वैज्ञानिक भाषा में उसको वजन बोलते हैं। लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को देखेंगे तो पानी के घनत्व से भी अपेक्षा, मतलब पानी का जितना वजन होता है ना उससे भी वो कम होते हैं। ठीक है, लिथियम का देखिए लगभग घनत्व 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये घनत्व हो गया है, यानी कि डेंसिटी बोलते हैं।
नवा देखिए द्रवणांक और क्वथनांक। द्रवणांक मतलब जो पिघलने वाला, और क्वथनांक मीन्स उबालने वाला। ठीक है। सामान्यतः देखिए धातुओं का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है, यानी कि देखिए उसका द्रवणांक और क्वथनांक। लोहे को देखिए ना, लोहे का अगर पिघलाना है तो कितना गर्म करना पड़ेगा उसको, है कि नहीं। तो वही उदाहरण है। अपवाद इसमें से जैसे पारा, गैलियम, सोडियम और पोटेशियम, ये इनको अगर छोड़ेंगे तो उनका द्रवणांक क्वथनांक कैसा होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है, उतना कम होता है। ये चारों का कम होता है, बाकी सब लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। आगे देखिए 10 ध्वन्यात्मकता। ध्वन्यात्मकता मीन जिससे ध्वनि का निर्माण हो सकता है। तुम्हारे विद्यालय की घंटी देखिए किस धातु की है और वह कैसे कार्य करती है। धातु ये ध्वन्यात्मक होती है। देखिए हमारे विद्यालय में जो घंटी होती है ना, जो बेल बजाया जाता है, वो धातु की होती है, क्योंकि धातु में से मतलब आवाज़ आती है। तो घर में देखो बर्तन वगैरह कभी गिरते हैं, ग्लास वगैरह गिर जाता है, प्लेट वगैरह गिर जाता है, देखिए कैसे आवाज़ आती है, बराबर ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसमें धातु में से आवाज़ का निर्माण हो सकता है। तो देखिए ऐसे 10 भौतिक गुणधर्म होते हैं धातु के। तो इन गुणधर्मों के आधार के ऊपर से हम पहचान सकते हैं कि वो धातु है या अधातु है। ठीक है। जैसे देखिए पहला है अवस्था, मतलब वो ठोस अवस्था में यहाँ है, कुछ ही और अवस्था में हो सकता है। फिर उसमें चमक होती है, उसमें कठोरता होती है। ठीक है। धातु में तन्यता होती है, धातु में आघात वर्धता होती है, धातु में से ऊष्मा का संचरण हो सकता है, धातु में से विद्युत का संचरण हो सकता है, धातु का घनत्व जो है ज़्यादातर अधिक होता है, धातु का द्रवणांक और घनत्व जो है धातु का द्रवणांक और क्वथनांक भी सबसे अधिक होता है। अपवाद में ये 4 अग्र तत्वों को छोड़ेंगे तो उनका कम होता है। और धातु में ध्वन्यात्मकता होती है, यानी कि उसमें से आवाज़ का निर्माण हो सकता है। बस इसी तरह से देखिए ऐसे ये धातु के भौतिक गुणधर्म हैं। ठीक है। चलिए आगे अभी हम उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स अधातु के बारे में बात करेंगे। देखिए अधातु में बताया गया जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये अधातु है। सामान्यतः ठोस देखिए अधातु भंगुर होते हैं और उन्हें चमक नहीं होती है। अब देखिए सल्फर, फास्फोरस तो आपने देखा नहीं होगा, लेकिन कार्बन तो देखा होगा। कार्बन यानी कोयला। तो कोयला में देखिए चमक होती है क्या? नहीं। और वो कैसे होते हैं? ठोस तथा भंगुर होते हैं। भंगुर होते हैं मतलब अगर कार्बन कोयले को दबा दीजिए तो उसका क्या हो जाता है? चूर्ण बन जाता है, बराबर कि नहीं। तो उसी अधातु में देखिए हम क्या करेंगे, उसके भौतिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए पहला देखिए भौतिक अवस्था में सामान्यतः देखिए तापमान पर अधातु ठोस अवस्था में, द्रव तथा गैस अवस्था में, यानी कि वो तीनों अवस्था में पाए जा सकते हैं। ठोस अवस्था की अगर हम बात करें देखिए कार्बन, सल्फर और फास्फोरस। तो द्रव अवस्था में देखिए ब्रोमीन होता है। और गैस अवस्था में अगर हम बात करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये मतलब गैस अवस्था वाले, द्रव अवस्था वाले, ठोस अवस्था वाले, यानी कि वो तीनों अवस्था में ही पाए जा सकते हैं। चमक देखिए अधातु में बिल्कुल चमक नहीं होती है। अपवाद में देखिए उसका हीरा और आयोडीन का कैलाश। आयोडीन मतलब देखिए नमक में होता है आयोडीन। नमक देखिए एकदम चमकदार दिखाता है वाइट, क्योंकि उसमें आयोडीन होता है। और हीरा को भी आपने देखा होगा, हीरा मतलब जो डायमंड होता है, बराबर ना, कितना चमकता है। तो ये अधातु नहीं है, फिर भी उसमें चमक होती है। कुछ अधातु देखिए रंगहीन होते हैं, तो कुछ अधातु के विविध रंग होते हैं। कार्बन अर्थात कोयला किस रंग का होता है? आपको तो पता ही है ना, कार्बन या कोयला एकदम काला काला होता है, बराबर, काले कलर का। भंगुरता देखिए होता क्या है, जैसे मैंने भंगुरता मतलब वो टूट सकता है। देखिए कोयला को लो और उसे हथौड़े से ठोक दीजिए, क्या होता है देख लीजिए। ठोस अवस्था वाले अधातु भंगुर होते हैं, कुछ अधातु नरम होते हैं। अपवाद हीरा, ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। अगर कोयला की हम बात करेंगे, कोयलों को अगर हम हथौड़े से या पत्थर से मतलब उसको बारीक करते हैं तो उसका चूर्ण हो जाता है। लेकिन प्रकृति का सबसे अधिक कठोर वाला अगर पदार्थ देखेंगे तो वो कौन सा होता है? वो हीरा होता है, क्योंकि बहुत कठोर होता है। तन्यता और देखिए आघात वर्धता। अधातु में देखिए ना तो वो फैल सकते हैं, ना तो उसके ऊपर हम आघात कर सकते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत का संचरण में देखिए कि अधातु देखिए ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। अपवाद ग्रेफाइट, कार्बन का अपूर्व, ये विद्युत का देखिए सुचालक होता है। ग्रेफाइट मतलब जो पेंसिल में होता है। पेंसिल को अगर आप बोर में रखेंगे, उसको टेस्ट करेंगे ना, तो हमें शॉक लग जाएगा, क्योंकि उस पेंसिल में से क्या होता है? ग्राफाइट होता है। तो उसी ग्राफाइट के माध्यम से विद्युत का संचलन हो सकता है, लेकिन बाकी अधातु में से विद्युत का संचलन नहीं होता है। घनत्व देखिए जितने भी सारे अधातु होते हैं ना, अधातु का घनत्व बहुत ही कम होता है। सातवां देखिए
द्रवणांक और क्वथनांक, तो उसमें देखिए अधातु के द्रवणांक तथा क्वथनांक ये भी कैसे होते हैं, कम होते हैं। लेकिन अगर उसमें से कार्बन, बोरॉन, ये जो ठोस अधातु है ना, जो उच्च तापमान पर उनको पिघलने की संभावना होती है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ऐसे उनके 7 गुणधर्म हैं। बाकी उपधातु की अगर हम बात करेंगे तो उपधातु में देखिए यानी कि जो धातु दृश्य होते हैं जिसमें आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी जैसे कुछ तत्वों के गुणधर्म धातु और देखिए अधातु के बीच होते हैं, ऐसे तत्वों को जो है क्या कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। ठीक है, तो अधातु के भौतिक गुणधर्म में देखिए स्टूडेंट सामने भौतिक अवस्था, चमक, भंगुरता, तन्यता, ऊष्मा तथा विद्युत का संचलन, घनत्व, द्रवणांक तथा क्वथनांक, इतने सारे गुणधर्म आज हमने पढ़े और उसके साथ साथ उपधातु कौन से होते हैं ये भी हमने वहाँ पे सीखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग धातु के रासायनिक गुणधर्म इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए जो धातु के रासायनिक गुणधर्म है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन वगैरह, ये सब मैं आपको नोटबुक पे हल करके बाद में सिखा दूंगा। ठीक है, इससे पहले जो है जो हम लोग जो राजधातु है ना, और राजधातु के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये राजधातु होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम, ये ऐसे जो धातु है ना उसको हम राजधातु बोलते हैं। क्योंकि होता क्या है कि वे प्रकृति में तत्व के स्वरूप में पाए जाते हैं। उन पर हवा, पानी, ऊष्मा का सरलतापूर्वक परिणाम नहीं होता है। उनकी क्षरण तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कमरे के तापमान पर नहीं होती है। मतलब ये ऐसे तत्व है ना जिनके ऊपर हवा, पानी, ऊष्मा अगर किसी भी प्रकार का परिणाम वहाँ पे करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसे जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, तो इसको जो हम क्या कहेंगे, राजधातु। तो राजधातु का देखिए उपयोग है क्या दैनंदिन जीवन में हमारा, मतलब उसका उपयोग होता क्या है, तो उसका उपयोग के बारे में हम देखिए पढ़ लेते हैं कि राजधातु का सबसे पहला उपयोग जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग मुख्यतः आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। आभूषण मीन्स जो ज्वेलरीज होती है या गहने होते हैं, मतलब जो अलंकार जिसे बोला जाता है, बराबर। तो अलग अलग प्रकार के ऐसे ज्वेलरीज, आभूषण वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर जैसे देखिए चांदी का उपयोग औषधियों में किया जाता है, जो दवाइयाँ वगैरह बनती है ना, तो उसमें भी देखिए चांदी का प्रमाण जो है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर तीसरा देखिए सोने चांदी के पदक भी तैयार किए जाते हैं। देखिए जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल वगैरह देखो मिलता है ओलंपिक में वगैरह, तो बाकी अन्य खेल वगैरह में, बराबर। तो उसको बनाने के लिए जो पदक, पुरस्कार जो वहाँ पे बनता है, जो मेडल दिया जाता है, वो सोना और चांदी के भी बनते हैं। चौथा देखिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में देखिए चांदी, सोने का भी उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं दैनंदिन जीवन में, उनके लिए क्या किया जाता है, चांदी और सोने का इस्तेमाल किया जाता है। और पांचवा देखिए प्लेटिनम, पैलेडियम, इन धातु का उपयोग देखिए संप्रेरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, संप्रेरक नहीं है बल्कि ये उत्प्रेरक है, ये गलती से वहाँ पे संप्रेरक हो गया है, उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक मतलब जो अभिक्रियाओं को कम या अधिक वेग में बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ऐसे देखिए राजधातु के उपयोग होते हैं। तो अब इसमें देखिए एक चीज़ बताई गई है कि सोने की शुद्धता। अभी देखिए कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ में सोना खरीदने गए हैं, तो देखिए सोने के शुद्धता में भी मतलब फ़र्क होता है, उसमें भी डुप्लीकेट वगैरह सोना होता है। तो देखिए कि स्वर्णकार की दुकान पर सोने का भाव पूछने पर वह अलग अलग भाव बताते हैं, ऐसा क्यों? देखिए अगर आप सोने की दुकान में जाओगे ना तो अलग भाव बताते हैं, बेचने वाला भाव अलग बोलते हैं और लेने वाला भाव, मतलब अगर वो खुद बेचेंगे तो बोलेंगे 5,000, अगर हम बेचेंगे तो बोलेंगे 4,500, यानी कि 500 का फ़र्क उसमें होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए या तो देखिए वो खुद अगर आज 5,000 का वस्तु बेचते हैं, आज अगर आप कल लेके उसको रिटर्न करोगे ना तो वो 550 रुपये कम कर देंगे, बोलेंगे 4,500 में हम लेते हैं। तो ऐसा देखिए होता क्यों है? देखिए सोना एक राजधातु प्रकृति में तत्व के स्वरूप में पाया जाता है। 100% शुद्ध सोने का अर्थ होता है 24 कैरेट सोना। अभी देखिए 100% अगर हमें सोना लेना है एकदम प्योर, तो देखिए उसका अर्थ होता है 24 कैरेट।
इसका एक मतलब इकाई है शुद्धता मापने का। जो 24 कैरेट मतलब वो 100% सोना शुद्ध होता है। लेकिन शुद्ध सोना देखिए बहुत नरम होता है, जैसे बिस्किट सोना देखो बोला जाता है, तो बहुत नरम होता है। इस कारण वो शुद्ध सोने से तैयार किए आभूषण दाब कर कारण मुड़ जा नहीं सकते या टूट जा सकते हैं। अभी ओरिजिनल 100% मतलब जो लेते हैं ना, तो बहुत बहुत नरम होता है, कोमल होता है। मतलब हम उसे अगर दाब देते हैं कोई, तो दाब पड़ जाता है ना, तो टूट फूट जा सकता है, मुड़ भी सकता है। इसकी वजह से क्या किया जाता है, इस कारण से देखिए उसमें स्वर्णकार तांबा या चांदी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा सोना लेते हैं तो टूट फूट जा सकता है ना, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से स्वर्णकार उसको क्या करते हैं पता है, तांबा और चांदी का प्रमाण उसमें मिक्स करते हैं, ताकि जो थोड़ा सा नरम होता है ना, थोड़ा सा कठोर बन जाएगा। यानी कि अनुपात आभूषण बनाने के लिए देखो 22 कैरेट या उससे कम कैरेट का सोने का उपयोग किया जाता है। अगर 24 कैरेट का है तो नहीं बनाएंगे, तो सिर्फ 22 कैरेट का सोना लेंगे और उसमें 1% क्या करेंगे, सोना चांदी मिलाएंगे और 1% तांबा मिलाएंगे, तो कुल मिला के हो गया 24 कैरेट। ठीक है, तो ऐसा 2 कैरेट वाला, कम कैरेट वाला मतलब बनाते हैं, ताकि जो सोना होता है ना वो नरम ना हो, थोड़ा सा कठोर हो, और कुछ उसमें दाब वगैरह गिर गया, दाब वगैरह लग गया तो वो टूट ना पाए, मोड़ ना पाए। इसकी वजह से वो 22 कैरेट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कुछ सोने की शुद्धता के बारे में देखिए वहाँ पे बताया गया है। अगर 24 कैरेट सोना है तो हम बोलेंगे एकदम 100% शुद्ध है। 22 का अगर हम लेते हैं तो 91.66 होगा, 18 का लेते हैं तो 75 होगा, 14 का लेते हैं तो 58.33 होगा, 12 का लेते हैं तो 50% होता, और 10 वाला लेते हैं तो 41.66। तो ये देखिए प्रतिशत कितना % हमें शुद्ध मिल सकता है, और ये कैरेट का तो सबसे मेन होता है कि 24 कैरेट वाला। कभी भी ज़्यादातर 90% लोग 22 कैरेट वाला खरीदते हैं, बाकी लोग अन्य लोग जो है 24% वाला मतलब 100% जो शुद्ध होता है, बराबर। तो इस तरह से देखिए ये कैरेट और प्रतिशत बताया गया है। आगे हम पढ़ेंगे क्षरण के बारे में। तो देखिए क्षरण यानी कि देखिए धातु पर नमी के हवा के कारण की गैसों की अभिक्रिया होने से धातु के यौगिक निर्मित होते हैं। इस प्रक्रिया के कारण धातु का प्रभाव होने के कारण उनका क्षय होता है, इसे हम क्षरण कहते हैं। देखिए धातु जो होते हैं ना, लोहा, बराबर ना, तो देखिए उसके ऊपर जंग वगैरह लगता है, तो ये जंग वगैरह मतलब ये हवा और पानी के कारण उसमें क्या हो जाता है, प्रभाव हो जाता है, और इसी की वजह से उसका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए लोहे पर देखिए ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया होने पर लाल भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। आपने लोहे के ऊपर देखा होगा लाल लाल परत, मतलब वो जमा होती हुई दिखाई देती है, नहीं कि जंग लगना बोलते हैं ना, जिसे हम गंज खाता है। तो तांबे के कार्बन पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभिक्रिया होने पर हरे रंग की परत जमा होती है। और जो तांबे के बर्तन होते हैं ना, देखिए उसमें हरे कलर का मतलब रंग तैयार हो जाता है, जिसे इमली और नींबू लगा के हम उसको साफ कर देते हैं। ठीक है, और चांदी पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की अभिक्रिया होने पर वो काले रंग की परत तैयार होती है। तो चांदी के ऊपर क्या होता है बताएं, हाइड्रोजन सल्फाइड वाला गैस उसमें अभिक्रिया होता है, इसकी वजह से चांदी क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। तो धातु का क्षरण ना हो इसके लिए देखो उसके ऊपर तेल लगाया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है, या वार्निश या रंग की परत चढ़ाई जाती है, तथा अन्य जंग न लगने वाले धातु का उस पर मुलम्मा चढ़ाया जाता है। और लोहे पर देखिए जस्ते का मुलम्मा देकर लोहे का क्षरण करके उसे रोका जा सकता है, और इसी क्रिया के कारण धातु के पृष्ठभाग का देखिए हवा से संपर्क टूट जाता है, और फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया घटित न होने के कारण उनका ज़्यादातर क्षरण होता नहीं है। तो इस तरह की प्रक्रिया करके यानी कि हम तेल, ग्रीस, वार्निश, रंग लगा के धातु का क्षरण हम मतलब रोक सकते हैं। मिश्र धातु में देखिए अभी क्या बताया गया है कि मिश्र धातु होता क्या है। देखिए दो या दो से अधिक धातु से अथवा धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। आवश्यकता के अनुसार घटक तत्वों का विविध अनुपात में मिश्रित करके विविध मिश्र धातु तैयार कर सकते हैं। देखिए जैसे घर में उपयोग में लाए वाले स्टेनलेस स्टील के बर्तन, घर में हमारे जितने भी सारे बर्तन होते हैं ना, वो मिश्र धातु के होते हैं, मतलब उसमें धातु भी होता है, अधातु भी होता है। फिर लोहे के कार्बन, क्रोमियम, निकेल ऐसे मिश्र धातु से वो बने होते हैं। पीतल नामक देखिए मिश्र धातु जो होता है तांबा और जस्ते द्वारा बनाया जाता है। जैसे कांसा नामक जो मिश्र धातु होता है तांबे और वो टिन से बनाया जाता है। तो ऐसे जो दो या दो से धातु या अथवा अधातु के मिश्रण से ऐसे मिश्र धातु बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको कुछ डाउट रहेगा तब आप पूछ सकते हैं।